नमस्ते सभी को। कल हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे थे। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण विधि के अर्थ को जाना हमने और उसके उद्देश्यों को जाना। आज की वीडियो में हम फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण विधि की अवधारणा के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, 7 टॉपिक हम फ्लेंडर के अनुसार जो अंतःक्रिया विश्लेषण होता है उसके 7 बिंदु हमने पहले से ही नोट किए हैं। नंबर 1 बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, कक्षागत वातावरण महत्वपूर्ण। फ्लेंडर का मानना है, फ्लेंडर ने अपनी अंतःक्रिया विश्लेषण विधि में का प्रतिपादन इस उद्देश्य से किया, इस धारणा को सामने रखते हुए किया कि कक्षा का वातावरण है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? अधिगम के लिए। किसके लिए? अधिगम के लिए। या मैं यूं कहूं कि छात्रों के अधिगम के लिए, छात्रों के अधिगम के लिए कक्षा का वातावरण जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस वातावरण में क्या क्या होगा? नंबर 1, शिक्षक क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस तरह से अपनी बात को रख रहा है। दूसरा, छात्र किस प्रकार से समझ रहा है, किस प्रकार से फीडबैक दे रहा है, किस प्रकार से छात्र शिक्षक के प्रति अनुक्रिया कर रहा है। और तीसरा महत्वपूर्ण भाग, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम छात्र और अध्यापक के बीच में किस प्रकार से एक दूसरे के साथ संप्रेषित हो रहा है, यह भी महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार से इन तीनों के बीच में जो क्रिया संचालित हुई, जो क्रिया संचालित हो रही है, उन क्रियाओं के आधार पर जो वातावरण बना, जो क्लाइमेट बना, वह अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर वातावरण, कक्षा का वातावरण एक प्रजातांत्रिक है, कक्षा का वातावरण मनोरंजक है, कक्षा का वातावरण छात्र के स्तर के अनुसार है, तो अधिगम का जो लेवल है वह ऊंचा होगा। अगर नकारात्मक है ये सारी बातें, तो अधिगम का जो स्तर है वो निम्न होगा। इसलिए फ्लेंडर की पहली अवधारणा ये थी कि कक्षा का वातावरण है वह अधिगम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या था कि अधिगम के दृष्टिकोण से कक्षा का वातावरण है वो महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, आपसी संबंध महत्वपूर्ण होता है। अब वो की वो बात, आपसी संबंध किसका? 2 मानवीय घटक कक्षा के अंदर होते हैं। कक्षा में कौन कौन से मानवीय 2 घटक थे? संबंध तो मानवीय घटकों का ही होगा ना। नंबर 1, केंद्र बिंदु किसको रखा है? शिक्षक को। दूसरा, छात्र को। एक दूसरे के प्रति संबंध जिस प्रकार के, वो महत्वपूर्ण होता है। अगर एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय संबंध है कि शिक्षक ने जो बात बताई वह सही है, या शिक्षक ये माने कि छात्र सही ढंग से समझ रहा है, छात्र की प्रतिक्रिया सही होगी, इन दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण जो संबंध हुए, अधिगम का लेवल है वो ऊपर हो जाए। दूसरी बात संबंध के अंदर क्या आती है? देखो, ज्ञान जो है ना, उस ज्ञान को सीखने के लिए एक विश्वास का होना जरूरी है। एक मान लीजिए ज्ञान देने वाला शिक्षक, ज्ञान प्राप्त करने वाला यानी छात्र या विद्यार्थी। विद्यार्थी अगर शब्द संबोधन हम करें तो ज्यादा कारगर होगा। छात्र और छात्राएं दोनों को का संबोधन है ये विद्यार्थी। मान लीजिए ज्ञान देने वाला ये जो है
छोटा बच्चा, छोटा बालक जिसकी एज 2 से 6 तक है, मान लीजिए उसने बोलना ही शुरू किया है। दूसरा मान लीजिए दोस्त, ज्ञान देने वाला दोस्त है। और तीसरा आदर्श व्यक्ति या पब्लिक शिक्षक कहूं। एक हमारे बीच में शिक्षक है, एक हमारे बीच में दोस्त है, एक हमारे बीच में छोटा बालक है। ज्ञान देने वाले तीनों। ज्ञान क्या है? मान लीजिए विषय वस्तु के रूप में ज्ञान है, माता पिता की सेवा करो, ये ज्ञान है हमारे पास। मान लीजिए संबंध के पर चर्चा कर रहे हैं, आपसी संबंध क्या महत्व, किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहता है। ज्ञान देने वाले ने कहा कि माता पिता की सेवा करो। पहले बार व्यक्ति ने कहा, जो छोटा बालक है, माता पिता की सेवा करना चाहिए। सीखने वाला दूसरा घटक क्या है? सीखने वाला जब बालक की बात को देखेगा तो वो उसके शब्दों पर नहीं जाएगा, उसके बोलने के तरीके पर जाएगा। अरे अरे देखो छोटा बालक किस प्रकार से बोल रहा है, उसके तुतलाने का, उसके बोलने के ढंग का पर फोकस हो जाएगा। उसका की विषय वस्तु क्या है उस पर भाव ही नहीं रहेगा, उसके बोलने के तरीके पर चले जाएगा, ज्ञान प्राप्त हमारा नहीं होगा। दूसरा दोस्त, दोस्त के प्रति संबंध अच्छा है, लेकिन हम उसको ज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं मानते, हम अपना रिलेशन अच्छा मानते हैं। दोस्त ने कहा कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, रिएक्ट क्या रहेगा? अच्छा तुम बता करे, तेरी बड़ी बात मानूं मैं, मतलब व्यंग्यात्मक हो जाएगा, यहां पर नकारात्मक हो जाएगा। अगर ज्ञान को मात्र दोस्त की कसौटी पर लेते हैं तो मजाकिया ढंग से हम उस चीज को नकार देंगे। अब तीसरा पार्ट आया आदर्श व्यक्ति। हमें रामायण की बातों का ज्ञान है, हमें महाभारत की बातों का ज्ञान है, वेद पुराणों की बातों का ज्ञान है। बार बार कथावाचक कथा बता रहा है, वो बार बार पंडाल में लाखों की संख्या है। क्यों है? क्योंकि उसको एज गुरु हम सुन रहे हैं, एज आदर्श व्यक्ति के रूप में सुन रहे हैं, बार बार उस बात को सुन रहे हैं, गौर कर रहे हैं। तो वो चीज ज्ञान की कसौटी पर उस व्यक्ति को हमने खरा माना है। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संबंध किस प्रकार का ये दर्शाता है कि छात्र ने शिक्षक को किस कसौटी पर रखा है और शिक्षक ने छात्र को किस कसौटी पर रखा है। दोनों के संबंध है वो अधिगम के स्तर को प्रभावित करते हैं, वो प्रभावित करेंगे। क्लियर इतनी बात? जैसा संबंध है, अगर विद्यार्थी ने अच्छे कसौटी पर रखा है शिक्षक को, शिक्षक ने विद्यार्थी को अच्छी कसौटी पर रखा है, आपसी संबंध सकारात्मक है, तो शिक्षक जो अधिगम का जो स्तर है वो ऊपर रहेगा, अधिगम का स्तर है वो प्रभावशाली रहेगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं तीसरे पॉइंट की। पहला पॉइंट कौन सा था कि वातावरण महत्वपूर्ण होता है, दूसरा आपसी संबंध महत्वपूर्ण होता है, तीसरा प्रजातांत्रिक वातावरण का विद्यार्थियों की निष्पत्ति पर प्रभाव, विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस क्या है, वही बात अधिगम का स्तर क्या है। किस चीज का? प्रजातांत्रिक वातावरण। प्रजातांत्रिक में क्या होगा कि हमने ये बात कही कि एक क्लास के अंदर शिक्षक का जो व्यवहार है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रभावी व्यवहार, प्रभावी शिक्षक व्यवहार, और नंबर दूसरा कौन सा बताया हमने? एकाग्रित
शिक्षक व्यवहार। प्रभावी व्यवहार जिस पर अध्यापक का दबाव ज्यादा हो। एकांकित व्यवहार, प्रजातांत्रिक व्यवहार जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें स्टूडेंट अपनी क्रिया, विद्यार्थी अपनी क्रिया शिक्षक पर थोप सके कि सर आज ये बताइए, सर ये समझ में नहीं आया दोबारा बताइए, सर इस प्रकार कैसे होगा आदि। जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति अगर क्लासरूम में होती है तो वहां पर हम कहेंगे प्रजातांत्रिक वातावरण है। क्या कहेंगे हम? प्रजातांत्रिक वातावरण है। जितनी बच्चों को स्वतंत्रता दी जाएगी उतनी ही बच्चों को अधिगम है वो ज्यादा होगा, बच्चों की निष्पत्ति है, परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा होगी। तो इस प्रकार जितनी प्रजातांत्रिक वातावरण होगा निष्पत्ति का स्तर उतना अच्छा होगा। और अगर तानाशाही वातावरण है तो बच्चे दबाव फील करेंगे, बच्चे संकोच फील करेंगे, अधिगम है वो उस स्तर से नहीं हो पाएगा जिस स्तर से होना चाहिए। नेक्स्ट है निरीक्षक, जो ऑब्जर्वर है उसकी त्रुटियों को कम किया जा सकता है। फ्लेंडर का मानना है, किसका मानना है कि निरीक्षण जो है उसमें होने वाली मानवीय भूल को कम किया जा सकता है। उस फ्लेंडर का मानना है कि एक ऐसी विश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया जा सकता है, हो चुका है, जिसके द्वारा कम से कम त्रुटियां हो। क्या होता है कि ह्यूमन नेचर ये कहता है कि कभी कभार तो दया हो जाती है कि जो कमियां हैं उसकी भी अनदेखा किया जा सकता है, और कभी कभी उसमें किसी प्रकार की एक स्वाभाविक त्रुटि भी हो सकती है कि हम उस कमी को देख नहीं पा रहे हैं, उस कमी का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी जो कमियां एक ऑब्जर्वेशन में होती है जो परंपरागत ऑब्जर्वेशन है, लेकिन फ्लेंडर का ये मानना है कि जो बेसिक ऑब्जर्वेशन है उसकी कमियों को दूर किया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ी बात है मानवीय भूल। फ्लेंडर ये मान रहा है, फ्लेंडर का ये कहना है कि मेरी अंतःक्रिया विश्लेषण विधि के द्वारा यांत्रिकरण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? यांत्रिकरण किया जा सकता है, मशीनीकरण किया जा सकता है, जिसमें प्रति 3 सेकंड की दर से, क्या है, प्रति 3 सेकंड की दर से ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है और प्रत्येक व्यवहार को नोट किया जा सकता है। किसका मानना है? फ्लेंडर का मानना है। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि द्वारा कक्षागत वातावरण में सुधार संभव। प्रतिपुष्टि से अभिप्राय है फीडबैक से अभिप्राय है प्रतिपुष्टि, प्रतिपोषण कि जो फीडबैक दी गई किसके द्वारा दी जाती है? कक्षा की फीडबैक। जाहिर सी बात है जो कक्षा का अवलोकन करता है उसके द्वारा नंबर 1 फीडबैक दी जा रही है अवलोकन करता द्वारा। नंबर 2 दी जा सकती है छात्रों के द्वारा। लेकिन फ्लेंडर के अंदर फीडबैक करता कौन होगा? अवलोकन करता। छात्र फीडबैक करता नहीं है। कक्षा कैसी हुई, कक्षा का वातावरण कैसा हुआ, अधिगम स्तर किस प्रकार का है क्लास के अंदर, उस चीज को बताने वाला अवलोकन करता है। अवलोकन करता इस प्रकार से अवलोकन करेगा कि वह क्लास के अंदर सारी गतिविधियों को अच्छी तरीके से देख पाए, सुन पाए, लेकिन क्लास का कोई भी मानवीय घटक अध्यापक और छात्र में से कोई भी अवलोकन करता को न देख पाए। ऐसी सिचुएशन में अवलोकन करता कक्षा का अवलोकन करता है और फिर फीडबैक देता है।
और उस प्रकार के दिए गए फीडबैक के द्वारा कक्षा के वातावरण में सुधार है वो संभव है। वह यह बताता है, कौन? अवलोकनकर्ता यह बताता है कि व्याख्या कितनी प्रतिशत हुई, प्रश्न कितने प्रतिशत पूछे गए, उत्तर कितने प्रतिशत दिए गए, उसके अंदर कमियां क्या थी और उस कमियों को सुधार कैसे किया जा सकता है, किया जाए। इस प्रकार से फीडबैक के द्वारा, प्रतिपुष्टि के द्वारा क्लास के वातावरण में जो क्लास के वातावरण में कमियां आ रही है, कमियां नजर आ रही है, उसमें सुधार है, वह फ्लेंडर की अंतःक्रिया विधि के द्वारा सुधार योग्य है, सुधार उसमें संभव है। फ्लेंडर की यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। नेक्स्ट है, समझ में आ रही है बात है? नंबर नेक्स्ट है, कक्षागत वातावरण में निरीक्षण वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जा सकता है। निरीक्षण जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, वह वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु है। वस्तुनिष्ठ से अभिप्राय क्या है? जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा ही। साधारण शब्दों में हम वस्तुनिष्ठ को परिभाषित कर रहे हैं कि ये क्या है? ये व्हाइट बोर्ड है, इसको अगर हम ब्लैक बोर्ड कहेंगे तो गलत है, व्हाइट बोर्ड भी व्हाइट बोर्ड ही है। उसी प्रकार कक्षागत वातावरण के अंदर जिस प्रकार की ऑब्जर्वेशन हुई, जो कक्षा में घटित हुआ, वैसे का वैसा वस्तुनिष्ठ ढंग से, ये इसकी मूल अवधारणा है, ये उसका का आधार है। मैं यूं कहूं, इसका फ्लेंडर की अंतःक्रिया विधि का है। इसका फ्लेंडर का मानना है, फ्लेंडर की अवधारणा है कि क्लास के अंदर जो भी व्यवहार चल रहा है, क्लास के अंदर जिस प्रकार का भी इन्वायरमेंट है, चाहे वो छात्रों के द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है, चाहे वह शिक्षक के द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है, किसी भी प्रकार के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ आंकड़े संभव है और कभी भी इन आंकड़ों की वस्तुनिष्ठता को सिद्ध किया जा सकता है कि क्लास के अंदर ये घटना घटित हुई, क्लास के अंदर इस प्रकार का वातावरण बना। एकमात्र ऑब्जर्वेशन की एकमात्र विधि है जो फ्लेंडर ने प्रतिपादित की है, जो ये कहती है कि कक्षा का वातावरण वस्तुनिष्ठ ढंग से जांचा परखा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ ढंग से आंकड़ों को इकट्ठा किया जा सकता है, वस्तुनिष्ठ ढंग से कभी भी किसी भी समय उस आंकड़ों की वास्तविकता को जाना जा सकता है, उसकी पृष्ठभूमि को उजागर किया जा सकता है। महत्वपूर्ण। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, कक्षा में शाब्दिक व्यवहार की प्रधानता। फ्लेंडर इस संबंध के अंदर आलोचक काफी आलोचना भी करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, पर चर्चा करेंगे। लास्ट है, क्या शब्द लिखा हुआ है? शाब्दिक व्यवहार की प्रधानता। थोड़ा साफ लिख लेता हूं, काम आएगी। बड़ा ये एक है, इसकी लिमिटेशन भी है ये कि शाब्दिक व्यवहार की प्रधानता। देखो, कक्षा के अंदर विद्यार्थियों और शिक्षक के द्वारा दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। नंबर एक शाब्दिक व्यवहार और नंबर दो अशाब्दिक व्यवहार। गर्दन का हिलाना, शारीरिक भाषा का प्रयोग करना, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना, कौन से में आएगा? अशाब्दिक में आएगा। गर्दन हिलाना, मुस्कुराना और हंसना, आंखों में आंखें डालना, आई कनेक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके बगैर कम्युनिकेशन नहीं होता। ये सारे व्यवहार है, ये जरूरी है। कौन से व्यवहार कहलाते हैं? अशाब्दिक व्यवहार कहलाते हैं, जो शब्दों के द्वारा प्रकट किए गए हैं,
दोनों ही शिक्षण कार्य में महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन फ्लेंडर ने क्या कहा? फ्लेंडर ने यह माना कि क्लास के अंदर प्रत्येक टाइम कोई ना कोई बोलता रहता है। ज्यादा एक्टिविटी बोलने के दौरान घटित होती है, इसलिए ज्यादा जो घटना घटित हुई वो शाब्दिक होगी और अशाब्दिक शाब्दिक की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसलिए फ्लेंडर ने शाब्दिक व्यवहार को छोड़ दिया, अपनी विशेष जो क्रिया विश्लेषण विधि है उसमें इसको अपनाया, शाब्दिक व्यवहार को। काफी आलोचना भी, सपोज कीजिए कि मैं हाथ नहीं हिला रहा हूं, मैं अपने व्याख्या के अंदर इसी प्रकार की बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, सीधा रहकर एक समाचार वाचन की तरह अगर अपनी विषय वस्तु को डिलीवर करूं तो जाहिर सी बात है प्रभावशाली नहीं होगी। लेकिन फ्लेंडर ने इसको अनदेखा कर दिया। किसको? शारीरिक भाषा को अनदेखा कर दिया, बॉडी लैंग्वेज को अनदेखा कर दिया, उसके एक अध्यापक के खड़े होने के तरीके को, एक अध्यापक के हाथ संचालन को, एक अध्यापक के विद्यार्थी के साथ आई कनेक्ट करने को, सब अशाब्दिक व्यवहार को फ्लेंडर ने अनदेखा कर दिया। कौन सा व्यवहार रखा? केवल शाब्दिक व्यवहार को रखा और ये कहा कि शाब्दिक व्यवहार की प्रधानता होती है, जो अवलोकन होगा वो किसका होगा? शाब्दिक का होगा। छात्र ने जो बोला उसका अवलोकन हो, जो शिक्षक ने बोला उसका अवलोकन हो। फ्लेंडर की अवधारणा एक आलोचना, काफी इसकी आलोचना हुई, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर रहे कि शिक्षक के द्वारा कक्षा में जो वातावरण बना क्लास क्लाइमेट के अंदर, उसमें शाब्दिक व्यवहार की क्या रहती है? प्रधानता रहती है। इस प्रकार से ये सात मुख्य अवधारणा को आधार बनाते हुए, उस अवधारणा को सामने रखते हुए फ्लेंडर ने अपनी अंतःक्रिया विश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया। कहां किया? मिनीसोटा विश्वविद्यालय में। कहां पर? मिनीसोटा विश्वविद्यालय में। कब किया? 1950 से 1959 में। तो ये मुख्य सात अवधारणा थी। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1, कक्षा वातावरण महत्वपूर्ण होता है। क्या है? कक्षा वातावरण महत्वपूर्ण होता है। पहला कौन सा है? कक्षा वातावरण महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2, शिक्षक और छात्र का आपसी संबंध महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक और छात्र का आपसी संबंध महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3, क्लास के अंदर प्रजातांत्रिक वातावरण शिक्षक और विद्यार्थी की निष्पत्ति को प्रभावित करता है। नंबर 4, निरीक्षण की त्रुटियों को कम किया जा सकता है। नंबर 5, फीडबैक के द्वारा कक्षा वातावरण में सुधार संभव है। नंबर 6, कक्षा वातावरण का निरीक्षण वस्तुनिष्ठ ढंग से संभव है। और नंबर लास्ट, कक्षा में शाब्दिक व्यवहार की प्रधानता रहती है। इस प्रकार से इन 7 अवधारणाओं के आधार पर फ्लेंडर ने अपनी अंतःक्रिया विश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण विधि के वर्गों का अर्थ। के वर्गों का अर्थ ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।